अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले ज़रा ये अरफा खानम मौसी की कुछ बात रखना चाहती हूँ। एक्चुअली सुधा मूर्ति के पीछे आजकल लोग पड़े हुए हैं, हिंदू महिलाओं के पीछे ये सब पड़े रहते हैं। राना अय्यूब शिकायत करती है कि मेरे इनबॉक्स में ये है वो है, जबकि हिंदू महिलाओं की कोई कसूर नहीं होता, उनके पीछे ये पड़े रहते हैं। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो काजल हिंदुस्तानी हो, रश्मि मिश्रा हो, रश्मि सावंत हो, सुधा मूर्ति हो, आजकल इन सब के पीछे पड़े हुए हैं। ये कह रही हैं कि सुधा मूर्ति का क्या है। मेरे एक ब्राह्मण दोस्त हैं, उनकी माँ मुझे किचन में अलाउ नहीं करती थी आना, क्योंकि मैं गोश्त खाती थी। मैं हैरान हूँ इस कास्ट सिस्टम पे। मैंने तो अनटचेबिलिटी फेस किया था। ये प्योरिटी और सुपीरियरिटी हमारी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रही है। अरफा मौसी, आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये कि हमारे कुछ दोस्त मैकडोनल्ड का फ़िश बर्गर भी नहीं खाते। हमने पूछा क्यों भाई, फ़िश तो हलाल है। तो बोला नहीं, वो उसी तवे पे पकाते हैं जिस तवे पे बेकन भी तलते हैं या सूअर का मांस तलते हैं। वो फ्राइज़ नहीं खाते मैकडोनल्ड के, कहते हैं उसी तेल में वो फ्राई किए जाते हैं जिस तेल में। हालांकि ये सब गलत बातें हैं। अरफा मौसी, कभी अकल की ये जो इधर दिमाग अल्लाह ने दिया है ना, इसको खोल भी लिया करें। आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आप शर्म से अगर इंसान होती हैं ना तो डूब के मर जाती। एक कन्वर्टेड फैमिली है, बहुत बड़े, इस भारत ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। वो हिंदू थे आज से कुछ साल पहले। AR रहमान, म्यूजिशियन, ये अगर भारत में ना होते, पाकिस्तान में होते ना, तो इस वक्त मियाँ मिट्ठू के मदरसे के नीचे कहीं बैठे होते। लेकिन भारत ने इनको इतना ऊंचा मकाम दिया। ये अभी कुछ साल पहले ही कन्वर्ट हुए हैं। इनके एक दोस्त इनके घर आए तो घर के दरवाजे से अंदर नहीं घुसने दिया AR रहमान की कन्वर्टेड माँ ने, सिर्फ इसलिए कि उसने टीका लगाया था। आप सुपीरियरिटी की बात करती हैं, कास्ट सिस्टम की बात करती हैं, अनटचेबिलिटी की बात करती हैं। सिर्फ उस दोस्त ने टीका लगाया था, और वो दोस्त उस जमाने का दोस्त था जब ये हिंदू थे। AR रहमान की फैमिली उस जमाने के दोस्त को सिर्फ इसलिए घर में नहीं घुसने दिया कि उसने टीका लगाया था। किस सुपीरियरिटी, किस अनटचेबिलिटी की बात करते हैं आप? तो उस कौम से हैं जो हिंदू के हाथ से बर्फी खाना पसंद नहीं करते। शर्म करो कुछ। फौरन अपनी थूथनी उठा के, अल्लाह ने अगर तुम्हें अच्छी शक्ल नहीं दी तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। मुझे पता है तुम्हारी शक्ल तैमूर और चंगेज खान से मिलती है, क्योंकि तुम उसी नस्ल की पैदावार हो। जब तैमूर की फौजियों ने आके इधर बलात्कार किए थे ना हिंदुस्तान में, उसी कहीं से उसकी पैदावार हो, जब भी तुम बात भी ऐसी हमेशा करती हो। कुछ शर्म करो। मैं ऐसे 50 वाक्य दिखा सकता हूं। रेस्पेक्टेबिलिटी होती है ना कोई चीज़। मैंने जब दुबई में जॉब शुरू की ना, नेशनल बैंक ऑफ शारजा में, पहले तो मैं ऐसे ही दुबई गया था जॉब ढूंढने, तो एक छोटे से टाइपिस्ट सेंटर में मिल गई थी, सैलरी अच्छी नहीं थी। जब नेशनल बैंक ऑफ शारजा ज्वाइन की ना तो सैलरी अच्छी थी, तो मेरे कुछ वहाँ पे इंडियन दोस्त, मैं टाइपिंग की दुकान पे था तो आते थे। तो एक गुजरात से दीपक कुमार और उसका भाई दिलीप कुमार और उसका बहनोई दिनेश, उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज़ शाम को मैं इनके पास जाके बैठता था। और तो हमने डिसाइड किया कि हम एक अपार्टमेंट लेते हैं। वो ज्वेलरी का काम कर देते। तो डिसाइड ये हुआ कि 3 कमरों का घर होगा, तो एक कमरा वो अपना कारखाना बनाएंगे जिसमें बैठ के बंगड़ियाँ और ज्वेलरी बनाते थे, और एक उनका बेडरूम, एक मेरा बेडरूम। तो जिस दिन हम उस घर में मूव हुए ना, मैं रिलीजियस बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने पास कुरान नहीं रखा, कभी भी नहीं। ठीक है, कराची में जब हम थे तो माँ ज़ाहिर रखती थी। तो जब हम घर, हमने सब पहले दिन सामान वामान पहुँचाने गए, तो
उसने अपना एक डब्बा था, वो ला के ड्राइंग रूम में रखा। ड्राइंग रूम ही उनका कारखाना भी था, वहीं सोफ़ा रखा हुआ था, डब्बा रखा और उसके ऊपर कुरान रखा। अच्छा, मैं समझा ये इनकी रिलीजियस किताब होगी। उस वक्त मुझे गीता वगैरह मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा ये, कहता ये हमारा मंदिर है, हमारे यहाँ एक रिवायत होती है हम मंदिर रखते हैं। मैंने भी फिल्मों में देखा था, मैंने कहा अच्छी बात है। तो ऊपर से किताब उठा के चूमा और मुझे कहता है ये कुरान है। मैंने कहा आप कुरान कहाँ से लेके आ गए? बोला मस्जिद से लेके आए हैं। मैंने कहा क्यों? बोला आप भी तो इधर रहते हैं ना, आप मुसलमान हैं ना। रेस्पेक्टेबिलिटी। उस अकेले वाकये ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक गोश्तखोर आदमी, हम वहाँ पकाते थे, जिंदगी में मैं कभी वहाँ पे गोश्त लेके नहीं आया। उनका एक बार एक दोस्त मिलने आया, उसके साथ उसका बच्चा था, वो रो रहा था। दीपक ने कहा क्यों रो रहा है? तो बोला वो नीचे दुकान थी ना, उसमें अंडे पड़े हुए थे, इसने अंडे को हाथ लगा लिया तो मैंने इसको मारा। इतने सख्त वो वेजिटेरियन थे। तो मैं भी उनकी रेस्पेक्ट में कभी उधर गोश्त नाम की कोई चीज़, अंडे नाम की कोई चीज़ नहीं लेके आया। उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, ना हमारे दरमियान ऐसी कोई डील थी। दिस इज कॉल्ड रेस्पेक्टेबिलिटी। इसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं आ जाता। तो ये भारत के ये जो कम्युनल मुसलमान है ना, इनका इलाज चाइना के पास है। चाइना री एजुकेशन कर रहा है इन लोगों की। इनकी भी वही री एजुकेशन की ज़रूरत है। काश यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ कि भारत में भी डिक्टेटरशिप कहीं से आ जाए 10 साल के लिए, और डिक्टेटर मोदी हो, मोदी ना हो तो योगी हो। ऐसा भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। प्रेडिक्शन है कि 2075 में चाइना को छोड़ेगा। मैं कहता हूँ 2035 में चाइना को छोड़ देगा। ऐसा अगर डिक्टेटर आ जाए, मजबूरी है इस बेचारे मोदी की और योगी की और बीजेपी की कि कानून के दायरे में, डेमोक्रेसी के दायरे में, संविधान के दायरे में, संविधान का जो बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस ने, उसका कोई नहीं देखता। इनका इलाज है, इनको सुधारो इस तरह। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात करते हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि मुसलमान किस हद तक कास्ट सिस्टम पे बिलीव करता है, किस हद तक। हमारे क्या क्या में वाकयात, मेरे पास मेरी 59 साल की जिंदगी है, इसी दश्त की सयाही में मैंने ये उम्र गुजारी है। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम जात पात। प्रोफिट मोहम्मद ने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि काले को गोरे पे फोकियत नहीं, गोरे को काले पे फोकियत नहीं, अरबी अजमी से ज़्यादा बड़ा नहीं, अजमी अरबी से बड़ा नहीं। अरे वहीं प्रोफिट मोहम्मद ने कास्ट बता दी थी, काला गोरा अरबी अजमी के ये कास्ट हैं, और बिल्कुल फोकियत थी। प्रॉफिट के जाने के बाद पहले 4, 5, 6, 8, 10, 15 सारे खलीफा अरब थे, सारे, और सारे मक्का के थे, मुहाजिर थे। एक भी मदीना का खलीफा क्यों नहीं आया जब मदीना आपका सल्तनत का पाया, वो कैपिटल था। जब आपने पना मदीना में आके ली थी, सब मक्का वालों ने हिजरत की थी, तो सारे खलीफा मक्का के, क्योंकि आपकी सुपर क्लास थी। बनु उमैया का जो इमाम हुसैन का और यजीद का झगड़ा, जिसकी मिसाल आज ये बात बात पे देते हैं, झगड़ा ही कास्ट सिस्टम था। बेसिक लड़ाई ही कास्ट सिस्टम थी, कबीले का झगड़ा था। बनु उमैया का क्यों? इमाम हुसैन किस हिसाब में खिलाफत के दावेदार थे? सिर्फ इसलिए कि अली के बेटे थे, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, तो वो भी फिर यजीद भी अमीर मुआविया का बेटा था, वो भी कातिब वही होता था, प्रॉफिट मोहम्मद की वही लिखता था। फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे सब। अब हम तो हथेली पे जान लेके चलते हैं, आपके सामने सच खोलते हैं। हिम्मत है तो इसको झुटला कर दिखा दे कोई। यजीद और हुसैन के नाम पे अपनी दुकानें चमकाते रहते हैं, जिसको देखो, जिसको देखो। अरफा खानम को मैं बताना चाहता हूं कि ये देखो, ये चाइना की मस्जिद देखो जिस पे चाइना का झंडा है,
इंडिया की मस्जिद देखो जिस पे इस्लाम का झंडा है, क्यों इंडिया का झंडा नहीं है? तुम लोगों का इलाज चाइना है, या तो चाइना से एक एग्रीमेंट किया जाए कि भाई साहब आपकी ये जो उगर में कंसंट्रेशन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें हम 20 मिलियन 30 मिलियन मुसलमान भेज रहे हैं, जो मुसीबतें, हमारे पास 200 मिलियन मुसलमान हैं जिसमें ये 10-20 मिलियन ही मुसीबतें, बाकी सब तो रोज़ रोटी कमाने वाले अशराफिया और पसमानदा और इनमें लगे रहते हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। अरफा को मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ और ये हमारे हिंदू भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। 100% मुसलमानों को यकीन है कि ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग है, मंदिर था, लेकिन हिंदू आधे से ज्यादा डाउट है वहां पे फुआरा था, होश था, वजू का, सब ड्रामे। अगेन फिर बात निकली है तो फिर ये भी दिखा दूं कि ये देखें, ये बेगैरत इंसान, इसको भारत ने क्या मौका नहीं दिया। कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये हिंदुओं से दोस्ती थी इसकी, स्कूल और कॉलेज में हिंदुओं के साथ पढ़ता था। फिर इसको MBBS करने के बाद इसको पुणे में हॉस्पिटल में जॉब मिली। इसके कोलीग सारे हिंदू थे। जब ये पकड़ा गया कि ISIS का नेटवर्क चला रहा था, इसके घर से चीज़ें निकली हैं, पूरा एक टेररिज्म का नेटवर्क चलाता था, लोग हायर करता था, पूरे सिस्टम थे, कॉन्टैक्ट्स थे। फिर आप कहते हो कि तालीम, मुसलमानों में तालीम की, तालीम है, बार बार कहता हूं। बिल्डिंग बनानी है, अगर आप उसकी फाउंडेशंस कमजोर रखोगे ना तो बिल्डिंग कभी भी कामयाब नहीं होगी। मदरसा इज फाउंडेशन। ये भाई साहब मदरसे में पढ़ के आया था, फिर जाके MBBS किया और ये किया। बुनियादी पड़ गई थी कि तुम सुपीरियरिटी, वो आरफा वाला फॉर्मूला, सुपीरियरिटी हो, तुम खाली जन्नत में जाओगे, अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें सुपर रेस से बनाया है, तुम सिर्फ वो हो। हालांकि साले सब अरब के चमचे बनने की कोशिश करते हैं, अरब इनको घास भी नहीं डालता। अरब परेशान है इन मुसलमानों से, और ये सब अरब देशों में जाके नौकरियां करते हैं, वहां इंसान के बच्चे बन के रहते हैं। यहां पे बात बात पे प्रोटेस्ट, और पाकिस्तान में और इंडिया में कभी लब्बैक, कभी आपने सुना है कि कोई लब्बैक और कोई वो उधर भी हो। अभी PTI वाले ज़माने में थोड़े बहुत PTI आए थे, उनको तो ठीक कर दिया, लेकिन वो पॉलिटिकल रिलीजियस मामले पे अरब में कभी इंसान के बच्चे बन के रहते हैं। ये ना कभी अपना शियाइज़म दिखाएंगे, ना सुन्नीज़म दिखाएंगे, ना वहाबिज़म दिखाएंगे, ना अहले हदीसिज़म दिखाएंगे, कुछ भी नहीं, इंसान के बच्चे बन के रहते हैं। अरब ने डंडा किया हुआ है, आपको भी डंडे की ज़रूरत है। अरफा, राना, सबा, जुबैर, आपको भी डंडे की ज़रूरत है। अवैसी, अजीज दोस्तों, दुनिया में हंगर इंडेक्स एक बनाया गया है। हंगर इंडेक्स में पॉइंट्स होते हैं। 121 मुल्कों में से पाकिस्तान 99 पे है भूखों। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक्स करेक्ट नहीं है। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में अवाम भूख से मरे जा रही है। और ये बात आप याद रखिए कि अवाम ही नहीं, मिडिल क्लास भी IMF से कर्जा ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, सऊदीया से ले रहे हैं, इमारात से ले रहे हैं, जा इनकी जेबों में रहे। आप यकीन माने कि इनकी जो पाकिस्तान के बड़े जनरल्स हैं, या तो आप खाली सिर्फ टॉप के 50 जनरल रिटायर्ड और करंट, इनकी दौलत जमा करें, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा पाकिस्तान का। या आप ये जरदारी, शरीफ, ये जहांगीर तरीन,
इमरान खान की पार्टी के इनके 100 पॉलिटिशियन का पैसा पूरा कलेक्ट कर लें, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। इतना माल इन लोगों ने लूट के बनाया है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की असेंबली में अभी स्पीच हुई है, असेंबली मेंबर कह रहा है। हमारा जो आसूदा हाल लोग हैं ना, उनके घरों की तलाशी ले, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ले, अरबों डॉलर उनके घरों में पड़े होंगे, ब्रीफ केसेस में, बेड्स के नीचे उनके लॉकर्स में पड़े होंगे। वो क्यों नहीं निकालते? बंद करें गाड़ियां इंपोर्ट करनी, ट्रांसपोर्ट लाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर क्यों नहीं कर सकते? एक एक वजीर मुशीर, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक जज के घर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों हम एक गाड़ी नहीं दे सकते? क्यों हमारे जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वुजरा है, मुझे वो एक कनाल के घर में नहीं रह सकते, एक के घरों में रह रहे हैं सब। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां ज़राअत की पॉलिसी बिजनेसमैन बनाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, और गरीब की पॉलिसी हम अमीर लोग बनाते हैं। ना जिसने कभी गुर्बत देखी है वो गरीब की पॉलिसी क्या बनाएगा? और जिसने ज़राअत में, मैं अपने किसी भी वजीर खजाना से पूछता हूं कि वो कभी नंगे पांव खेत में चले हैं, किसी खेत में गए हैं जिंदगी में कभी? जिस तरह जहन को जंजीर से डर लगता है, पीर व मुर्शिद हमें हर पीर से डर लगता है, और मकतबा फिक्र की बोहतात जहां होती है, तर्जमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। ये जो उसकी तफसीर करते हैं बजट की, जो भी वजीर खजाना कहता है ये जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं इनका गरीबों पे कोई असर नहीं होगा, इनका अमीरों पे असर होगा। लेकिन हमेशा यह देखा है कि एंड ऑफ द डे सफर वही गरीब करता है और उसी पे ही असर होता है। अब वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए, हम बड़े खुश हुए कि शायद इनके पास हमारे दर्दों का कोई इलाज हो, कोई मदावा हो। लेकिन वो है बज़्म में इतना तो सबने देखा मीर, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ना गैस रही है ना बिजली रही है, और वो इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का घर तो अब वो बल्ब नहीं जला सकता, क्योंकि उस एक बल्ब के जलाने का जो बिल है उसका 2000 से कम नहीं आता। फिर आके क्यों हम लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकते? बंद करें गाड़ियां इंपोर्ट करनी, ट्रांसपोर्ट लाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर क्यों नहीं कर सकते? एक एक वजीर मुशीर, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक जज के घर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों हम एक गाड़ी नहीं दे सकते? क्यों हमारे जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वुजरा है, मुझे वो एक कनाल के घर में नहीं रह सकते, एक के घरों में रह रहे हैं सब लोग। 10-10, 100 मुलाजिम उनके घरों में खड़ा है, 100 बैग उठाने के लिए एक मुलाजिम है। मैं बाहर पढ़ता रहा हूं, मैं डर्माटोलॉजी में यूके में, तो वहां प्रोफेसर का चपड़ासी नहीं था। प्रोफेसर खुद फाइल उठा के बाहर जाता था, मरीज को बुला के ले आता था और उसे चेक करता था। हमें अगर चाय देनी होती थी क्लास को तो वो खुद ट्रॉली खींच के लाता था, कहता था हेल्प यूर सेल्फ। ये निजाम हम कब लाएंगे सर? यहां तो वही जो अंग्रेज आए थे, यहां हम उनके गुलाम थे, वही निजाम चल रहा है और हम गुलामी में जकड़े हुए हैं। यहां गरीब तो सर, गरीब का जीना तो बार हो गया सर। तू तो खिले खिलन जोगा, मैं रोवा तो रो ना सकदा। तू तो खिले खिलन जोगा, मैं रोवा तो रो ना सकदा। दुनिया रब दी तेरे हिस्से, मैदे हिस्से भूख दे किसे। वो तो भूख है उसके हिस्से में। तू तो मौत को खाक समझ दे, तू तो मौत को मार सटे ने। साकू ता एक लाजे कीते, लाजे लाजे मरना पौंदे। और इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इत्था ता कोई एझा दुखे, छी को भी द्रफ चढ़ना पौंदे। सर यहां तो गरीब की हम सिर्फ बात ही करते हैं। सर आप IMF के पास ना जाएं। आप हमारा जो आसूदा हाल लोग हैं ना, उनके घरों की तलाशी लें, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी लें। अरबों डॉलर उनके घरों में पड़े होंगे, ब्रीफ केसेस में, बेड्स के नीचे उनके लॉकर्स में पड़े होंगे। वो क्यों नहीं निकालते? IMF के पास हम जाते हैं, जो भी अरबों का पैकेज आता है
उससे अरबपति फायदा उठाते हैं। सर, गरीब तक नहीं पहुंचती ये मराहत। आप उस प्रोसीजर को जो गरीब की इमदाद का है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना पेचीदा बना देते हैं कि वो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है गरीब तक। IMF है, वो हमने देखा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उनका जो मेडिकल रैप होता है वो कहते हैं तुमने टारगेट 1 लाख का पूरा करना है। वो जब लाख का पूरा करता है तो वो कहते हैं आप 1.5 लाख का है अगले महीने। अजीज दोस्तों, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। यहाँ पे इतनी चोर बाजारी है। मैंने अभी आपको परसों की वीडियो में डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग के बारे में बताया था, जो ईरान से स्मगल होकर आ रहा है। अजीज दोस्तों, इमरान खान के ज़माने में, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो इसने फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया था शब्बर जैदी को। शब्बर जैदी ने कहा कि जब मैं FBR का डायरेक्टर था तो मैंने ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने की कोशिश की, तो मेरे पास कोर कमांडर कोयटा आए। आजकल कोर कमांडर कोयटा गफूरा है, आसिफ गफूर, उस वक्त पता नहीं कौन था। कोर कमांडर कोयटा आए और उन्होंने कहा कि स्मगलिंग पे क्रैकडाउन आहिस्ता करें, क्योंकि इससे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, इससे लोगों की इनकम। लोग कौन? आम आदमी नहीं ना, वही आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और जजेस मुंह बंद रखने के पैसे। सियासी डिस्टरबेंस होगी, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होगी। फिर इमरान खान के कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने भी मुझे आके कहा कि स्मगलिंग पे रोक ना लगाएं, स्मगलिंग के मामले को आप ना छेड़ें। जब पॉलिटिकल और मिलिट्री सरकार दोनों स्मगलिंग जारी रखने का कहते हैं तो ये आम आदमी के फायदे की चीज़ नहीं है, ये प्योर लूटमार है जो ये कर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है, लूट मार करो, मुल्क का बेड़ा गर्क करो और कुछ भी नहीं है। और कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एडवाइज़र मलिक मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बताया कि पाकिस्तान इंडिया के पंजाब में ड्रग्स भेजता है ड्रोन के जरिए। ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा है। मैं हैरान होता हूं कि भारत ऐसे मामलों को इंटरनेशनलाइज क्यों नहीं करता। सैकड़ों ड्रग्स के ड्रोन जाते हैं, सैकड़ों, 10% भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाते। इतना बड़ा पंजाब का, और पंजाब का बॉर्डर में दोनों तरफ इलाके आबाद इलाके हैं, बीच में बेशक बाढ़ है या जो भी है, लेकिन दोनों तरफ आधे माइल का ड्रोन जाता है, इधर से उड़ाया उधर पहुंच गया। इतने लंबे उस पर आप कहाँ कहाँ। तो ये है कि ये एक अफसोसनाक चीज़ है जो पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन क्या करें। अब पाकिस्तान ने एक और नया खेल खेला है, वो ये है कि जब राजनाथ जी ने ये कहा कि हम किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके POK और गिलगित बल्तिस्तान में घुस जाएंगे, उसने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। तो पाकिस्तान ने बताया है कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला खोल चुके हैं। धमकियाँ देखें कि, और हमें पता है कि भारत अगर इस बार ऐसी कोई सिचुएशन लाएगा जो 71 वाली सिचुएशन थी, तो फिर हमें मजबूरन न्यूक्लियर यूज़ करना पड़ेगा। और हम न्यूक्लियर वेपन को सजा के रखने के लिए नहीं बैठे हुए, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बात है। इसलिए भारत को इन चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने रखना चाहिए। एंड पे मैं सनी देओल
भाई को कुछ कहना चाह रहा हूँ। अपनी फिल्म को सिर्फ कामयाब बनाने के लिए ये गलत बातें ना करो सनी भाई। कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों साइड पे बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है जिससे कि ये नफरत पैदा होती है। और ये बीजेपी के एमएलए हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं, बीजेपी के हैं, गुरदासपुर से शायद। अपनी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए आप पॉलिटिक्स को वो कर रहे हैं। आपको कहाँ से मोहब्बत नज़र आ गई, मुझे ज़रा बता दें। आप कोई भी पाकिस्तान के इलाके, कराची, लाहौर, पिटको, किधर भी चले जाएं, आप 100 पाकिस्तानियों से इंटरव्यू कर लें, 95, 97, 98 पाकिस्तानी भारत से नफरत, भारत को गालियां देंगे। आपको कहां से मोहब्बत नजर आएगी? यहां पे है, भारत में है, आज भी मोहब्बत करने वाले बहुत बैठे हुए हैं इधर। मूर्ख है, ये मूर्ख है, ये अपने दुश्मनों से प्यार जता रहे हैं। पाकिस्तान में भारत वालों से कोई मोहब्बत नहीं। हाँ, भारत में आके काम करना है इनको, भारत में आके माल लूटना है इनको, चाहे वो क्रिकेटर है, फनकार है, ये वो। लेकिन वही फनकार और वही क्रिकेटर जो भारत से माल कमाते थे, अब देख ले, उनसे कभी सुन ले। भाई गज़वा हिंद इनके दिमागों में है सनी भाई। तो आप भी अपने दिमाग की खिड़की खोलें। एक फिल्म आपकी कामयाब कराने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अकल की बात करें, सच बात क्या करें। आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर पे सच बोलना जचता है, सच बात करें। मोहब्बत है ना, पाकिस्तानी खालिस्तानियों से बहुत जता रहे हैं आजकल। ये देखें, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिखों को और कश्मीरियों को दावत दी। सिखों को कौन से? ये जो आपको शक्लें नजर आ रही हैं ना, ये सब खालिस्तानी हैं जिन्होंने अभी भारत के हाई कमीशन पे अटैक किया था, वो हैं ये सारे। और कश्मीरी कौन से? सारे आईएसआई के टेररिस्ट। तो जरा इन चीजों को बताएं। खालिस्तान के मामले को आप देखें। आप इमरान खान की दावत पे दौड़ के चले गए थे करतारपुर साहब के गुरुद्वारे पे। उस वक्त मैं समझ रहा था कि आप रिलीजियस उसमें गए हैं, क्योंकि वो अमरिंदर सिंह जी भी गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू तो पागल है, इसको तो मैं घास ही नहीं डालता। लेकिन आप अब ये बात करके जरा इंसान की तरह बात करें भाई। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।